26 दिसंबर 2004 सुबह लगभग 6:28 हिंद महासागर की गहराइयों में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास पृथ्वी अचानक कांप उठी। ये कोई सामान्य कंपन नहीं था, बल्कि समुद्र के नीचे छिपी एक भयावह शक्ति का विस्फोट था, जिसने कुछ ही पलों में समुद्र के संतुलन को तोड़ दिया। रिक्टर स्केल पर 9.1 की तीव्रता वाला ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि उसने पृथ्वी की धुरी तक को हल्का सा झुका दिया। उस समय तटों पर खड़े लोग इस अनदेखे खतरे से बिल्कुल अनजान थे। समुद्र सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसकी गहराइयों में एक ऐसी लहर जन्म ले चुकी थी जो इतिहास की सबसे विनाशकारी आपदाओं में बदलने वाली थी। कुछ ही मिनटों बाद हिंद महासागर की सतह पर उठती लहरें तेजी से फैलने लगीं। ये कोई साधारण लहरें नहीं थीं, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ती सुनामी थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने के लिए आगे बढ़ रही थी। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप सबसे पहले इस तबाही का सामना कर रहे थे। वहां के तटों पर खड़े लोग अचानक पीछे हटते समुद्र को देख रहे थे, जैसे पानी खुद पीछे हटकर कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा हो। और फिर कुछ ही क्षणों में क्षितिज पर एक काली दीवार जैसी लहर दिखाई दी, जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के तटों पर सुबह की शांति अचानक चीखों में बदल गई। मछुआरे जो रोज की तरह अपने काम में लगे थे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। समुद्र की वो लहर इतनी विशाल थी कि उसने घरों, सड़कों और पूरे गांवों को अपने साथ बहा दिया। पानी के उस सैलाब में इंसान, जानवर, गाड़ियां और इमारतें सब एक साथ बह रहे थे। कुछ ही मिनटों में हजारों जिंदगियां खत्म हो गईं और लाखों लोग बेघर हो गए। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मंजर था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। दिल्ली में उस समय देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हालात को समझने की कोशिश कर रहे थे। देश के कई हिस्सों से तबाही की खबरें लगातार आ रही थीं। संचार व्यवस्था ठप हो चुकी थी और असली नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। भारतीय नौसेना और वायुसेना को तुरंत राहत और बचाव कार्यों में लगा दिया गया, लेकिन समस्या ये थी कि तबाही इतनी व्यापक थी कि हर जगह मदद पहुंचाना एक असंभव सा कार्य लग रहा था। अंडमान और निकोबार द्वीपों में स्थिति और भी भयावह थी। कई छोटे द्वीप पूरी तरह पानी में डूब चुके थे। वहां के लोग कई दिनों तक बाहरी दुनिया से कटे रहे। समुद्र ने न सिर्फ जमीन को निगल लिया था, बल्कि वहां की पूरी जीवन शैली को भी खत्म कर दिया था। बचने वाले लोग अपने परिवारों को ढूंढते हुए मलबे के बीच भटक रहे थे, लेकिन ज्यादातर को सिर्फ खामोशी और विनाश ही मिला। इस आपदा ने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया और कई अन्य देशों को भी प्रभावित किया। कुल मिलाकर 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये मानव इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक बन गई। वैज्ञानिकों के लिए भी ये एक चेतावनी थी कि समुद्र की गहराइयों में छिपी ताकतें कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। समय के साथ राहत कार्य तेज हुए, लेकिन जो खो गया था उसे वापस लाना संभव नहीं था। हजारों परिवार हमेशा के लिए टूट गए, कई बच्चे अनाथ हो गए और कई माता पिता अपने बच्चों को खो चुके थे। ये त्रासदी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर संख्या के पीछे एक कहानी थी, एक दर्द था जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। इस घटना के बाद भारत और दुनिया ने सुनामी चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया, ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं से पहले लोगों को सचेत किया जा सके। समुद्र के शांत होने के बाद जो सन्नाटा बचा, वो किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। चारों ओर टूटी हुई नावें, बिखरे हुए घर और मलबे के बीच फैली खामोशी इस बात का सबूत थी कि कुछ घंटे पहले यहाँ जीवन धड़क रहा था। तमिलनाडु के नागपट्टिनम और कुड्डालोर जैसे तटीय इलाकों में पूरा का पूरा भूगोल बदल चुका था। जिन गलियों में बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ पानी और कीचड़ का साम्राज्य था। कई लोग अपने ही घरों के अवशेषों के पास खड़े थे, जैसे किसी पहचान को तलाश रहे हों, लेकिन हर तरफ सिर्फ विनाश ही नजर आ रहा था। भारतीय नौसेना और राहत दलों ने जब इन इलाकों में पहुंचना शुरू किया, तब उन्हें सिर्फ जिंदा लोगों को बचाना ही नहीं, बल्कि हजारों शवों को ढूंढना और पहचानना भी एक कठिन जिम्मेदारी बन गई। कई जगहों पर सामूहिक अंतिम संस्कार किए गए, क्योंकि पहचान करना संभव नहीं था। ये सिर्फ शारीरिक तबाही नहीं थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी एक गहरी चोट थी। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था, वे राहत शिविरों में खामोश बैठे रहते थे। उनकी आंखों में एक ऐसा डर था जिसे शब्दों में समझाना असंभव था। इसी बीच दुनिया के कई देशों ने भारत और अन्य प्रभावित देशों की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए। अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियां, डॉक्टरों की टीमें और स्वयंसेवी संगठन लगातार इन क्षेत्रों में पहुंचने लगे।
लेकिन चुनौती सिर्फ तत्काल राहत तक सीमित नहीं थी। असली चुनौती थी लाखों लोगों के जीवन को फिर से पटरी पर लाना, टूटे हुए घरों को फिर से बनाना, लोगों को मानसिक रूप से संभालना और उन्हें ये भरोसा दिलाना कि जीवन एक बार फिर सामान्य हो सकता है। दिल्ली में बैठे नीति निर्माता लगातार हालात पर नजर बनाए हुए थे। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर पुनर्वास योजनाएं शुरू की। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को साहस और भरोसा देने की कोशिश की। ये वो समय था जब पूरा देश एक साथ खड़ा नजर आ रहा था, लेकिन हर प्रयास के बावजूद जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई असंभव थी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी, लेकिन वहां की कहानियां और भी ज्यादा भयावह थीं। कई आदिवासी समुदाय जो सदियों से इन द्वीपों पर रहते आए थे, अचानक लापता हो गए। कुछ द्वीपों का नक्शा ही बदल गया था। समुद्र ने जैसे अपने भीतर छिपी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए ये दिखा दिया था कि वो जब चाहे इंसानी सभ्यता को मिटा सकता है। समय बीतने के साथ इस त्रासदी ने दुनिया को एक बड़ा सबक दिया। भारत सहित कई देशों ने मिलकर हिंद महासागर में एक उन्नत सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित की, ताकि भविष्य में इस तरह की आपदाओं का पहले से अनुमान लगाया जा सके। वैज्ञानिकों ने समुद्र की गतिविधियों को और करीब से समझना शुरू किया और सरकारों ने आपदा प्रबंधन को अपनी प्राथमिकता बना लिया। लेकिन तकनीक और योजनाओं के बावजूद प्रकृति की अनिश्चितता आज भी एक चुनौती बनी हुई है। उस दिन समुद्र ने जो कहानी लिखी वो सिर्फ विनाश की नहीं थी, बल्कि इंसानी जिजीविशा, साहस और एकजुटता की भी थी। एक ऐसी कहानी जो हमेशा याद दिलाती रहेगी कि अंधेरे के बाद भी जीवन आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ जख्म कभी पूरी तरह नहीं भरते।